Hello students, here our next lecture of class 8 subject science chapter 8 cell structure and functions। यानी कि cell means कोशिका, कोशिका का structure and function, उनके काम क्या होते हैं, उसका structure क्या होता है, इस चैप्टर में हम जानेंगे। इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि सेल का क्या काम होता है, क्या सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं या क्या सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये बराबर नंबर में रहते हैं, इक्वल नंबर में ये रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो लिविंग होंगी या वो जिंदा होंगी, और नॉन लिविंग या नॉन लिविंग होंगी, जो जिंदा नहीं है वो होंगी, है ना। फर्दर यू मे recall that all living organisms carry out certain basic function। साथ ही साथ आप याद कर सकते हो, आप रिकॉल कीजिए अपना पुराना पढ़ा हुआ, आप याद कीजिए कि आपने पढ़ा था जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कैन यू लिस्ट दिस फंक्शंस? क्या आप उन फंक्शंस को लिस्ट कर सकते हो? अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स लिखिए, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन लिखिए और फिर लिस्ट कीजिए कि उनका फंक्शन क्या है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट है, हार्ट का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, स्टमक का फंक्शन क्या है ना। तो डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। जो भी आपने लिस्ट किए उसमें से आप देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गन्स के सेट्स हैं जो कि अलग अलग टाइप के फंक्शंस को कैरी करते हैं। यानी कि फंक्शन मीन उनका कार्य, उनकी कार्य प्रणाली जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, किसी भी ऑर्गन का बेस जो है जिससे कोई भी ऑर्गन मिलके बना हुआ रहता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। विच इज द सेल, जिसे क्या कहा जाता है? सेल। सेल यानी कि कोशिका, वो बैटरी वाला सेल नहीं बेटा, ये हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट रहते हैं उस सेल की हम बात करते हैं। ओके, सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल को किससे कंपेयर किया जाता है? ईंटों से। ईंट की तरह होते हैं ऐसा माना जाता है, हालांकि हमारी बॉडी में ईंट की तरह नहीं होते हैं। सेल का फंक्शन ईंट की तरह माना जाता है। कैसे? ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। ब्रिक्स को क्या किया जाता है? ब्रिक्स मीन्स ईंट। ईंटों को क्या किया जाता है? एक साथ इकट्ठा किया जाता है, 1 बाय 1 इनको सीरीज में रखा जाता है, जिससे कि वो क्या करते हैं? बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो पाता है ना उन ईंटों से। तो सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ही सेल्स क्या रहती हैं? हमारी बॉडी में भी इकट्ठे रहती हैं और क्या करती हैं? बॉडी असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने का वो काम करती है। कैसे? इकट्ठा होकर अलग अलग ऑर्गन्स के फॉर्म में, अलग अलग। जैसे हार्ट है, हार्ट में बहुत सारी सेल्स होंगी, ऐसे ही हमारी किडनी है, किडनी में भी बहुत सारी सेल्स हैं। तो ऐसे ही मिलते 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 बहुत सारे ऑर्गन, और उसके बाद हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है कौन? सेल्स। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिस्कवरी ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता चला कि हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल्स होते हैं, कैसे ये सेल्स होते हैं, इनके बारे में अब हम जानते हैं। ओके, नाउ रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट का नाम है। रॉबर्ट हुक इन 1665 या 1665, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1665 में ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। उन्होंने ना कॉर्क के अंदर ऑब्जर्व, कुछ स्लाइसेस को ऑब्जर्व किया कॉर्क के अंदर मैग्नीफाइंग डिवाइसेस से। मतलब इसको बड़ा करके हम देख सकते हैं, जिससे हम बड़ा करके छोटी चीज़ों को बड़ा करके जिसको देख सकते हैं, सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस की हेल्प से इन्होंने देखा। कॉर्क क्या होता है बेटा? कॉर्क होता है, जैसे पेड़ों में आपने देखी होगी ना खाल, ब्लैक कलर की, कभी किसी किसी में बहुत मोटी खाल निकलती है तो उसे कॉर्क कहा जाता है। ठीक है, कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। ट्री का जो बार्क होता है उसमें प्रेजेंट रहता है कॉर्क। ठीक है, जो खाल निकलती है उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है। ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने एक थिन पतली सी स्लाइस ली उस कॉर्क की, एंड ऑब्जर्व दैम अंडर अ माइक्रोस्कोप। और उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस जो कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है। तो उन्होंने जो कॉर्क की स्लाइस ली थी उसको ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि चलो ट्राई मारता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, तो वो स्टडी किसी और चीज़ पे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ ये नोट कर लिया। ठीक है, तो ही नोटिस
तो उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया एंड ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द स्लाइस। उन्होंने नोट किया कि कुछ पार्टीशन टाइप का और कंपार्टमेंट बॉक्स टाइप के, या रूम, जैसे रूम होते हैं ना, एक घर जैसे घर है, घर में रूम है, कमरे कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, कुछ ऐसा पार्टीशन उस स्लाइस में, कॉर्क की स्लाइस में उन्होंने देखा, जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिखाया गया। देखिए पार्टीशंस दिखाई दे रहे हैं ना, तो इस तरीके के पार्टीशन उन्होंने देखा, जो कि उन्होंने कहा कि दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। उन्होंने देखा कि जो ये बॉक्सेस हैं वो हनीकॉम्ब की तरह दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता भी तो कुछ इसी तरीके का होता है, कंपार्टमेंट बॉक्सेस की तरह दिखाई देता है ना। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन। उन्होंने ये तो देखा ही देखा, साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने देखी कि जो भी बॉक्स हैं, जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट है, ये बॉक्सेस क्या हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, मतलब कि कुछ इस तरीके से अलग हैं, लेकिन अलग है एक वॉल के थ्रू, एक दीवार जैसी उनके बीच में लगी हुई है जिससे वो अलग है, बिल्कुल टूटे तो नहीं है लेकिन पार्टीशन उनके बीच में है। ओके, हुक कॉइन द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। तो उन्होंने क्या कह दिया, हर एक बॉक्स को सेल नाम दे दिया, तब तक पता ही नहीं था सेल भी होती है। ठीक है, व्हाट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। तो जो कुक ने कॉर्क सेल में जो देखा था, जो नोटिस उन्होंने किए थे उन कंपार्टमेंट्स को या उन बॉक्सेस को, वो एक्चुअली डेड सेल थे। ठीक है, ट्री बार्क में प्रेजेंट जो डेड सेल्स होती हैं वो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ओके, तो सेल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं, यानी कि हम लोग, हमारी सेल्स जो होती हैं, कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तो इसकी स्टडी कब की गई, जब इम्प्रूव्ड और अच्छा माइक्रोस्कोप दिया गया और अच्छा माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तब उसमें हम लोग, उसमें साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर पाए, है ना। लिविंग का, नॉन लिविंग का तो कर लिया था। Very little was known amount of the cell for the next 150 year after Robert Hooke's observations। के बाद बहुत, अब देखिए सेल इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक ये था, एक इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ ये थी ना। रॉबर्ट हुक ने कब फाइंड किया था, 1665 में फाइंड किया था। उसके बाद 150 साल और लगे थोड़ा सा और जानने में, रॉबर्ट हुक के बाद थोड़ा सा और जानने में 150 साल लगे हमें रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन के बाद। टुडे, अब आज हमें क्या क्या पता है, वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर। आज हमारे पास मैग्नीफाइंग लेंसेज है, मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप हैं, अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हैं, इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप हैं। तो आज हमें सेल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता है, हमें उसके फंक्शंस के बारे में पता है, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैं जिनका हाई मैग्निफिकेशन है, यानी कि छोटी से छोटी चीज को भी ये बहुत बड़ा करके दिखाने की कैपेसिटी रखते हैं। कौन, जो ये मैग्नीफाइंग, जो हाई मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप है ना, वो। ओके, नाउ चलिए अब सेल के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सेल क्या होता है, द सेल के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, both bricks in a building and cell in the living organisms are basic structural unit। अगर आप एक बिल्डिंग के ईंटों की बात करें या हमारी बॉडी में प्रेजेंट सेल्स की बात करें, ये दोनों के ही दोनों, मतलब कि बिल्डिंग में ईंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स, ये दोनों ही एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। ईंट बिल्डिंग को बनाने में, सेल बॉडी को बनाने में। ओके, जैसे आपने देखा होगा, कभी घर बन रहा होगा आपका, तो आप देखेंगे कि कैसे एक एक करके ईंट को लगाया जाता है, जिससे कि रूम बनते हैं, 1 बाय 1 रूम बनते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे को आपको डायग्राम दिया गया है, ऐसे तो ईंट लगाते हैं ना। और देखिए ये अनियन पील, यानी कि जो प्याज होता है ना, प्याज का जो छिलका नहीं होता, उसमें कभी कभी आपको वाइट कलर का दिखता होगा ना। जब आप प्याज कभी आपने छिला हो, अनियन कभी छिला हो, तो ध्यान दीजिए, जब आप उसे छिल रहे हैं, उसके पील्स को निकाल रहे होते हैं ना, उस टाइम पे कभी कभी आपको एक बहुत पतली सी लेयर दिखती है, ट्रांसपेरेंट। तो उसकी पील में देखा हुआ ये एक माइक्रोस्कोप में देखा हुआ स्ट्रक्चर है। तो दिख रहा है ना, ईंट की तरह तो दिखाई दे रहा है, ये जैसे ईंट जुड़े हुए हैं वैसे तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए बीच में सेपरेट है, सब अलग अलग है एक दूसरे से, सारी की सारी सेल्स अलग हैं। और ये बीच में राउंड राउंड जो दिख रहा है ना बेटा, ये सेल का न्यूक्लियस है। ओके, तो चलिए आगे जानते हैं। द बिल्डिंग्स
थ्रू द बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग टू बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स, तो ये किससे मिलके बनी हुई रहती हैं, एक जैसी ईंटों से मिलके बनी हुई रहती हैं, है ना। हैविंग डिफरेंट डिज़ाइन, डिज़ाइन अलग अलग होता है, आपने देखा होगा सभी के घर का डिज़ाइन अलग अलग होता है, सभी के घर का शेप अलग होता है, सभी के घर का साइज अलग होता है, लेकिन ईंट तो वही होती है, ईंट तो वैसी होती है ना। तो बोला सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक ऐसे ही जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, तो ठीक ऐसे ही जैसे कि बिल्डिंग सेल, ईंटें तो सबके घरों में वही लगे रहती है, लेकिन सबका शेप, साइज और हाइट जो भी है सारी चीज़ें अलग अलग हैं, डिज़ाइन अलग अलग है ना। तो ठीक वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी दिखने में अलग है, ह्यूमन की बॉडी अलग होगी, डॉग की बॉडी अलग है, हॉर्स की अलग है, कैट की अलग है, लायन की अलग है, लेकिन सभी के सभी किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं। ओके, सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स, तो जो सेल होते हैं लिविंग बीइंग्स में, जो सेल होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम ईंटों से कंपेयर करें तो ईंट तो नॉन लिविंग है, ये सिंपल होते हैं, जबकि हम लोग तो कॉम्प्लेक्स बॉडी है ना हमारी, तो लिविंग बीइंग्स की बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। ओके, तो पहेली कुछ पूछ रही है, पहेली का कहना है अ hen's egg कैन बी सीन ईजीली, तो एक हैन का जो एग होता है उसको हम ईजीली देख सकते हैं। इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल, तो पहेली पूछ रही है कि जो हैन का एग हम देखते हैं, ईजिली हम देखते हैं, वो एक सेल होता है या ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक सेल बनाता है, पहेली ये जानना चाह रही है। अच्छा क्वेश्चन है ना, तो चलिए जानते हैं पहेली को क्या आंसर मिलता है। द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल, तो अब देखिए जो एग का हैन का जो एग है ना कितना बड़ा होता है ना, तो देखिए आप लोग खाते भी होगे ना एग को, तो देखिए कितना बड़ा होता है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ सेल नहीं है, वो एक ही सेल है, एक सेल है उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी का एक सेल है, एंड इज बिग इनफ टू सीन बाय द अनएडेड आई, तो यानी कि ये इनफ है, मतलब कि ये इतना बड़ा है कि हम इसे बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। ओके, तो इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज, तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वेराइटी, अलग अलग टाइप की वेराइटी शो करते हैं सेल नंबर में, सेल शेप में एंड साइज में। तो कैसे शो करते हैं अलग अलग वेराइटी, चलिए जानते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन तो आता ही है ना कि साइंटिस्ट ने कैसे स्टडी करी होगी लिविंग सेल्स की, कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि सेल ऐसा दिखाई देता है, सेल ऐसे काम करता है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता है ना। तो स्ट्रेन यानी कि अब देखिए दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, तो उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप्स का यूज किया। ठीक है, उस टाइम तक थोड़ा थोड़ा माइक्रोस्कोप आ गए थे मैग्नीफाइंग लेंसेज के साथ, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज किया जो कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा रहे थे। अब हैन का एग की, तो हैन के एग को चेक करने के लिए तो जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि आजकल वायरस चल रहा है ना, कोरोना वायरस, इतना छोटा है कि हम देख नहीं पाते हैं कब कांटेक्ट में वो आ जा रहे हैं ना। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, जिनको हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। तो स्टेन आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, अब इसमें तो देखा, माइक्रोस्कोप में तो देखा, लेकिन कोई भी चीज़ कलरफुल होती है तो ज़्यादा सुंदर लगती है और ज़्यादा उभर के हमें नज़र आती है ना। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने भी क्या किया, उन सेल्स को थोड़ा सा कलरफुल कर दिया, जैसे डाइज वगैरह इसमें डाल दिए, तो फिर से स्टेन को क्या कहा जाता है, डाइज, जो कि कलरफुल अपीयरेंस देते हैं। तो इन्होंने स्ट्रेन्स और डाइस का यूज़ किया ताकि सेल के पार्ट्स को कलर कर सके और उसकी स्टडी डिटेल में कर सके। ठीक है, अच्छे से उसकी स्टडी कर सके। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हमें पता है कि मिलियंस अमाउंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारी अर्थ में। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, सभी का शेप अलग है, सभी का साइज अलग है। हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं जो अलग तरीके के दिखते हैं, अलग
अलग तरीके के दिखते हैं मीन्स सेल अलग तरीके के होंगे और सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा, है ना, सेल का नंबर भी अलग होगा। तो दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप साइज एंड नंबर ऑफ द सेल। उनके ऑर्गन्स में भी क्या होते हैं, नंबर अलग अलग होते हैं, ऑर्गन्स का शेप अलग अलग होता है और साइज अलग अलग होगा सेल्स का। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। तो चलिए जानते हैं इनमें से किसी के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ सेल्स से। ओके, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट। तो क्या आप गैस कर सकते हो कि एक बड़ी से पेड़ में और एक एलिफेंट की बॉडी में कितने सेल्स होंगे? तो चलिए गैस कीजिए। तो द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो जो नंबर हम गैस करेंगे ना, गैसिंग में ही ये बिलियंस ट्रिलियंस में ये नंबर जाएंगे। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस अमाउंट में सेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, विच वेरी इन शेप्स एंड साइज। हमारी बॉडी में ही अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। अब ट्रिलियंस सेल हैं बेटा, ट्रिलियन सेल्स हैं तो सभी एक ही जैसे थोड़ी ना होंगे ना, सभी जैसे हार्ट में प्रेजेंट सारी सेल्स एक जैसी होंगी। हार्ट और किडनी की सेल को कंपेयर करेंगे तो दोनों के सेल्स हमारे अलग अलग होंगे, है ना। तो वैसे ही कहा गया है कि ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज। जिनका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन। तो अलग अलग ग्रुप होता है सेल्स का जो कि अलग अलग वेराइटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ बिलियन और इज अ 1000 मिलियन। बिलियन क्या होता है, थाउजेंड्स मिलियन मिलेंगे, 1000 मिलियन मिलेंगे तब जाके 1 बिलियन बनेगा। अ ट्रिलियन इज अ 1000 बिलियन। तो ट्रिलियन कैसे बनता है, 1000 बिलियन मिलके 1 ट्रिलियन को बनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेल्यूलर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए रहते हैं उन्हें मल्टीसेल्यूलर कहा जाता है। यस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है और एक सेल जिनकी बॉडी में होता है ना, उनको हम बिना माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते। जैसे कि वायरस, कोरोना वायरस, एक ही सेल है उसकी बॉडी में और इसलिए हम उसे देख नहीं पाते, है ना। तो नाउ नेक्स्ट, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल्स। Okay, the number of cells being less in smaller organism does not। तो जो नंबर होते हैं, the number of cell being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism। तो जो नंबर होता है सेल्स का वो क्या होता है, लेस होते हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में बहुत कम होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं प्रेजेंट रहते हैं सेल्स, तो जिस वजह से वो अफेक्ट करता है उनकी फंक्शनिंग को, ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग को। मतलब कि 1 से कम तो कितना होगा ना, 1 से कम नहीं हो सकता है। तो बोल रहा है यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द ऑर्गेनिजम्स विथ बिलियंस ऑफ सेल्स बिगेन लाइफ एज अ सिंगल सेल। तो आप सरप्राइज हो जाओगे ये जान के कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में हम बोल रहे हैं कि बिलियंस अमाउंट में सेल है, हमारी बॉडी में जैसे हमारी बॉडी में ट्रिलियंस अमाउंट में सेल है या बिलियंस अमाउंट में किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल हैं, तो उसने कभी ना कभी उसने जो अपनी लाइफ स्टार्ट करी ना वो एक सिंगल सेल से करी। जैसे कि हम लोगों ने भी अपनी लाइफ जो स्टार्ट करी वो एक सिंगल सेल से करी। कब? अपनी अपनी मदर की वॉर्म में, सिर्फ एक सेल से बने हुए हम लोग। तब हम एक सेल में होते हैं, फिर मदर की वॉर्म में बहुत सारे पार्ट्स में ये सेल डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है और नंबर को बिलियन ट्रिलियंस बना देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं, जितने भी बिलियन ट्रिलियंस वाले सेल वाले ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं, वो सभी सिंगल सेल से उन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है। विच इज द फर्टिलाइज्ड एग। जो वो सिंगल सेल क्या है बेटा, वो सिंगल सेल है फर्टिलाइज्ड एग। ओके, द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होते रहता है वैसे वैसे जो सिंगल सेल है वो अपने नंबर को इंक्रीज करते ही रहता है। ओके, नाउ लुक एट फिगर 8.3। तो ये फिगर 8.3 जो हमारा अमीबा इसे कहा जाता है, इसकी तरफ देखिए, ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है। तो बोल रहा है बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। ये इसका सिंगल सेल है, एक ही सेल है। ओके, ये सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है, ये भी सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है। तो ये इतना बड़ा नहीं होता है बेटा, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। कभी कभी हमारे पीने के पानी के साथ साथ ये एंटर कर जाता है, खाने के साथ साथ एंटर कर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। क्यों?
क्योंकि हम इसे देख ही नहीं सकते, आप कितनी कोशिश करो बिना माइक्रोस्कोप के आप इसे देख नहीं सकते हो, ना इसे ना इसे। ओके, तो ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक सेल होता है उसे हम क्या कह देते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट है। ओके, नाउ टर्न योर पेज, ओपन पेज नंबर 92. A single-celled organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform. अब देखिए जो सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है ना, आप ऐसा मत सोचना कि उसकी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता है, वो होता छोटा है, हमारी तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लेकिन उसका एक ही सेल बहुत सारे फंक्शंस को करने के लिए कैपेबल है, बहुत सारे फंक्शन वो कर सकता है। जैसे वो डाइजेशन भी कर सकता है, उसका वही सेल डाइजेशन में हेल्प करेगा, वही सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, वही सेल प्योरिफिकेशन में हेल्प करेगा, एक्सक्रिएशन में हेल्प करेगा, जबकि इस चीज़ के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल और अलग अलग टाइप के सिस्टम बने हुए हैं, जबकि उसकी बॉडी में एक ही सेल ये सारा काम कर जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। सिंगल सेल कौन कौन है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। ओके, अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर, एक्सक्रिएट, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, ये क्या करता है, अपना खाना कैप्चर करने की कैपेसिटी इसमें है, रेस्पायरेशन कर सकता है, एक्सक्रिएट यानी कि एक्सक्रिएट मीन्स अपनी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी से बाहर निकाल सकता है, ये ग्रो करता है, और रिप्रोड्यूस करता है मीन्स अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। कैसे, उसी एक सिंगल सेल से। ओके, Similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cell forming different tissue. तो जो सिमिलर फंक्शन होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो सिमिलर फंक्शन होते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने हुए रहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को परफॉर्म करते हैं, तो उनको क्या बोल दिया जाता है, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, फिर अलग अलग जो ग्रुप में अगर सेल्स आ जाएंगी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बहुत सारे सेल्स अगर आ जाएंगी तो उनको क्या कह दिया जाता है, टिश्यूज कह दिया जाता है। टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन। फिर उसके बाद टिश्यू सेल क्या करते हैं, एक सिंगल सेल है, फिर बहुत सारे सेल मिलते हैं, बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू बना देते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिले तो ऑर्गन बना देते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन के साथ ऑर्गन सिस्टम उसे हम कह देते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 8.1, तो आई डोंट थिंक ये घर में तो हो सकती है, ना ही मैं आपको शो करके दिखा सकती हूँ बेटा। तो ये है द टीचर मे शो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये सब हमारे स्कूल में है, लेबोरेटरी में, हम बायो लैब में जब जाएंगे तो तब देखेंगे। ओके, Alternatively, the teacher can collect pond water and show these organism by preparing the slide. हम स्लाइड बना के भी आपको दिखा सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं, अमीबा और पैरामीशियम की जो परमानेंट स्लाइड बनी हुई है वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन तभी जब स्कूल ओपन हो पाएगा, है ना, तो एक्टिविटी हम लैब में करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ सेल। सेल का शेप कैसा होता है, रेफर टू फिगर 8.3। तो वापस से फिगर 8.3 में जाइए, देखिए फिगर 8.3 में क्या था, अमीबा एंड पैरामीशियम थे ना। तो देखिए ये एक सेल है, इसका शेप देखिए और इसका शेप देखिए, देख लिया ना दोनों का शेप। नाउ टर्न एंड कम टू द पॉइंट। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। आप कैसे डिफाइन करोगे अमीबा के शेप को इस फिगर को देख के। यू मे से दैट द शेप अपीयर इरेगुलर। आप कह सकते हैं कि शेप इरेगुलर है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, तो कोई रेगुलर शेप तो इसका है नहीं, है ना, appear irregular. In fact, amoeba has no definite shape. Yes, in fact, amoeba का definite shape है ही नहीं, उसका कोई फिक्स शेप है ही नहीं, हमारी बॉडी की तरह एक फिक्स शेप उसका नहीं है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म या अदर ऑर्गेनिज्म की तरह इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। ये लगातार अपने शेप को चेंज करते रहता है, क्योंकि एक ही तो सेल है, कभी बड़ा हो गया, कभी छोटा हो गया, कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, जैसे कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, और कभी कभी हमारी बॉडी अच्छी खासी हो जाती है ना, तो वैसे ही इसका भी होता है। अब हमारी बॉडी में तो ऐसा पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन इसकी बॉडी में एक ही सेल है, तो कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है ना। तो बोल रहा है इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ
प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। तो देखिए कैसे ये अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, इसका प्रोजेक्शन, उसकी जो इसकी लेंथ होती है उसको क्या करना है आपने ऑब्जर्व करना है। देखिए कि कैसे अपनी बॉडी को बढ़ाता और घटाता है, कैसे ये शेप को चेंज करता है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो इसकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं स्यूडोपोडिया, जिसकी हेल्प से ये बॉडी को आगे पीछे ऐसे प्रोजेक्ट करते रहता है। तो स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स होता है फीट। इसके जो स्यूडोपोडिया है ना वो फिंगर की तरह या फीट की तरह, पैरों की तरह दिखाई देते हैं। इसी वजह से होते नहीं है, वो हाथ पैर नहीं होते उसके, लेकिन वो नजर आते हैं कि कुछ जैसे ये है ना, नजर आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है इसका पैर, इसके हाथ या पैर टाइप का नहीं लग रहा है ये। तो ये इसी वजह से इसे स्यूडो, होते नहीं है लेकिन दिखता है कि ऐसा होता है, काम भी वैसा ही करता है, खाने को पकड़ के मुंह में डालने का काम करता है। तो इस वजह से इसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है, ठीक है। पी साइलेंट होता है बेटा, स्यूडोपोडिया इसे बोला जाता है। एज यू लर्न इन क्लास 7, आपने क्लास 7 में पढ़ा था, दीज प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड। तो ये जो प्रोजेक्शन होते हैं ये बनते भी रहते हैं और ख़त्म भी होते रहते हैं, ठीक है। जब भी अमीबा मूव करता है या खाना खाता है तो ये कभी आपको नज़र आएंगे बनते हुए प्रोजेक्शंस, कभी आपको गायब भी नज़र आएंगे, ओके। तो वो नेक्स्ट पहेली पूछ रही है, व्हाट एडवांटेज डज अमीबा ड्राइव बाय चेंजिंग शेप। तो कौन सा एडवांटेज अमीबा को मिलता है उसके शेप को चेंज करके। तो बूझो क्या कह रहा है, देखते हैं। द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प द कैप्चरिंग फूड। तो बूझो को आज तो पहली बार मेरे को लग रहा है बूझो ने आंसर दिया, वो भी पहेली को बताया। तो अदरवाइज तो पहेली बता रही होती है ना। आज देखिए बूझो को कितना समझ में आ गया, बूझो को समझ आ गया सारा। तो बूझो का कहना है कि जो अमीबा है, अमीबा की बॉडी में जो स्यूडोपोडिया है वो हेल्प करते हैं उसको क्या, शेप को चेंज करने में, जो कि मूवमेंट करते हैं और फूड जो भी उसके खाना आसपास जो भी खाना होता है ना, तो अमीबा का जो स्यूडोपोडिया होता है वो उस खाने को पकड़ने के लिए या कैप्चर करने के लिए हेल्प करता है, ओके। तो देखिए अब क्या है, अ वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल। तो एक जो हमारी WBC होती है यानी कि वाइट ब्लड सेल, जिसे कि सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल एक सैनिक की तरह, एक सिपाही की तरह, जैसे सिपाही देश को प्रोटेक्ट करते हैं ना, देश को सर्व करते हैं, ठीक वैसे ही हमारी वाइट ब्लड सेल्स भी क्या करती है, हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। काहे से, हार्मफुल बैक्टीरिया से, वायरसेस से, बहुत सारी डिजीजेस से, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। कौन, WBC विच चेंज इट्स शेप बट वाइल WBC इज अ सेल। जबकि WBC सिर्फ एक सेल है, जबकि अमीबा एक पूरा, अमीबा इज अ फुल फ्लेडेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो जबकि हम बात कर रहे हैं अमीबा की, तो अमीबा तो एक सिंगल सेल से बना हुआ पूरा ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के सारे फंक्शन को कर रहा है, जबकि एक ही सेल से बनी हुई WBC ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो सिर्फ एक सेल है जो कि कुछ फंक्शंस को करती है, ओके। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियंस ऑफ सेल। तो आप जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिलियंस अमाउंट में सेल है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी बॉडी कैसी होगी, उसकी बॉडी का शेप कैसा होगा। फिगर 8.4 A, B and C। तो चलिए देखते हैं A, B and C। दिस इज A, B एंड C। तो A वाला जो पोर्शन है बेटा, ये जो पोर्शन है ये है हमारे क्या, रेड ब्लड सेल, और RBC भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। देखिए RBC का शेप ये है। दूसरा स्पाइनल शेप मसल सेल्स, हमारी मसल्स जो होती है ना, हाथ की जो मसल्स वगैरह, जहाँ जहाँ मसल्स हमारी होती हैं, मसल सेल्स का कुछ ऐसा शेप होता है। और लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल यानी कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट जो नर्व सेल्स होती है उनका शेप कुछ ऐसा होता है, ओके। Now the nerve cell here cells क्या होते हैं, shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings। तो blood cells दिखाई हमें, muscle cells दिखाई और human beings की nerve cells को दिखाया, ठीक है। The different shapes are related to their specific function। तो जो अलग अलग shapes होते हैं ये अलग अलग function को करने के लिए specific होते हैं, यानी कि special type के functions को ये perform करते हैं।
जनरली सेल्स आर राउंड, नॉर्मली जो सेल्स होते हैं राउंड शेप के आपको नजर आएंगे, स्फेरिकल शेप के आपको नजर आएंगे और इलोंगेटेड भी आपको नजर आएंगे, ठीक है, जैसे कि आपको इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, तो कोई सेल्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों ही साइड में आपको लंबे और पॉइंटेड नजर आएंगे, जैसे कि मसल सेल में आपको दिखाई दे रहा है। दे एग्जिबिट अ स्पाइंडल शेप, तो स्पाइंडल शेप किसका होता है बेटा, मसल सेल्स का, ओके। Some are branched like the ओके, सेल्स समटाइम आर क्वाइट लॉन्ग, कभी कभी जो सेल्स होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं। सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन, तो जैसे कि ब्रांच की तरह, देखो ब्रांचेस प्रेजेंट है ना ब्रांच की तरह, तो इन्हें न्यूरॉन्स या नर्व सेल हम कह देते हैं। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस, तो नर्व सेल का काम क्या होता है पता है, इतना इंटरेस्टिंग काम इनका है ना बेटा, मैंने शायद आपको कभी क्लास में बताया भी होगा। मैसेज ट्रांसफर मीन्स फोन में थोड़ी ना मैसेज, इनके पास फोन थोड़ी ना है जो मैसेज ट्रांसफर करते होंगे, है ना। तो देखिए मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन पा रहे हो ना बेटा, आपसे कोई बोलता है आप देख पाते हो, तो आपको अगर कभी लगती है तो पेन फील होता है, ये सारा का सारा मैसेज कौन लेके जाता है, यही नर्व सेल्स लेके जाती है। पता है होता क्या है, होता ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आप चल रहे थे, चलते चलते आपके पैर में चुभ गया कांटा और अचानक से आपको पेन फील हुआ, कितनी जल्दी फील होता है ना पेन, मतलब कि जस्ट ऐसे ये कांटा चुभा और जल्दी से हमने हाथ हटाया या पैर हटाया, है ना, या गर्म चीज को छू लिया, ये गर्म चीज है, जैसे ही टच हुई वैसे ऐसे हटा देते हैं ना हाथ, तो कितनी जल्दी हम करते हैं। तो ये जो मैसेज होता है ना, जब आप गर्म चीज को छू रहे होते हो ना, तो गर्म चीज को जब आपने छुआ तो हमारी नर्व सेल्स में इंफॉर्मेशन जाती है कि आपने गर्म सेल को छू दिया है। अब ये गर्म सेल, ये नर्व सेल्स क्या करती है पता है आपको, ये इंफॉर्मेशन वापस लेके आती है कि अरे आपने गर्म चीज छू दी है, आपने हाथ हटाना है, मतलब एक बार इंफॉर्मेशन जाएगी आपने छू दिया है, दोबारा आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपने हाथ हटाना है, क्योंकि आपने छू दिया है तो आपने हाथ हटाना है, और जल्दी से हम हाथ हटाते हैं। तो सोचिए कितनी जल्दी ये मैसेज ट्रांसफर होता है, लग गई और जल्दी से हाथ हटाओ, गर्म हो गया, हाथ जल रहा है, जल्दी से हाथ हटाओ। अगर सपोज कीजिए अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन जाती ही नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं हाथ हटाने, तो हमें दर्द हो रहा होता लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमने हाथ हटाना है ना। इंटरेस्टिंग काम इनका, तो और कोई सेल ऐसा काम नहीं करती है, यही करती है, ठीक है। thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body, तो ये सेल्स क्या करते हैं, कंट्रोल, कंट्रोल तो करते ही करती हैं चीज़ों को, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट मीन्स मिलजुल कर, एक साथ मिलकर काम करते हैं हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, ओके। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप, तो क्या आप गैस कर सकते हो कौन सा पार्ट होता है सेल का जो शेप देता है इसे। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, तो सेल के जितने भी कंपोनेंट होते हैं सेल में, आप पढ़ेंगे अभी जब आप 9th में जाएंगे ना, तो आप पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या होता है इसमें, तो अलग अलग जितने भी कंपोनेंट होते हैं इसमें सभी के सभी सेल के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, इनमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, वही वो मेम्ब्रेन होती है जो कि शेप प्रोवाइड करती है प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, ओके। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, तो सेल वॉल क्या होती है, इनके मेम्ब्रेन के बाहर से एक और कवरिंग होती है जिसे कि सेल वॉल कहा जाता है, और ये क्या होती है, एडिशनल कवरिंग होती है प्लांट सेल में इसके ऊपर, ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल्स, ये सेल को शेप देती है, रिजिडिटी देती है, ठीक है। फिगर 8.7 आपसे देखने के लिए कहा गया है, देखिए 8.7 पूरा आपको दिया गया है, ये प्लांट सेल आपको दिखाई गई है और दिस इज एनिमल सेल। तो देखिए कैसे दिखा रखा है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है दोनों में वैक्यूल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, देखो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, कितनी अलग अलग चीज़ें दिखाई है। अभी और डिटेल में इसको जानेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो क्या कहा गया है, इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल्स। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल, तो बैक्टीरिया की जो सेल होती है, बैक्टीरियल सेल मीन्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट जो सेल्स होती है वो भी क्या करती है, सेल को शेप देती है, ओके। नाउ नेक्स्ट, साइज ऑफ सेल, तो सेल का साइज कितना होता होगा, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं ना, तो इन सभी सेल्स का साइज कितना होता है ये हम जानते हैं, ओके। द साइज ऑफ अ सेल
cells in living organisms may be as small as a millionth of a meter, यानी कि माइक्रोमीटर और माइक्रोन, तो जो साइज होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि क्या मिलियन, 1 मीटर का, जैसे हम क्या बोलते हैं 1 मीटर का, 1 मीटर के 2 पार्ट करो बोलेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 1/2 हो गया ना, 4 पार्ट 1/4 हो गए, पता है ये कितना मिलियन, 1/मिलियन आपने करना है, तो सोचो कितना छोटा होता होगा 1 मीटर का, यानी कि उसे क्या कहा जाता है माइक्रोमीटर और माइक्रोन उसे कहा जाता है, इतना छोटा पार्ट होता है, इतना छोटा वो होता है। और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर, और कुछ सेंटीमीटर बड़ा भी ये हो सकता है। हावेवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, जबकि ज़्यादातर यही देखा जाता है कि बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में, यानी कि इतने छोटे होते हैं कि विदाउट माइक्रोस्कोप हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, अनएडेड आई मीन्स बिना माइक्रोस्कोप की या बिना मैग्नीफाइंग लेंसेज के हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। दे नीड टू बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप, जरूरत होती है कि ये थोड़े बड़े हम करें या थोड़ा मैग्नीफाई इनको कर पाएं, और वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं बेटा, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ओके, द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो सबसे छोटी सेल होती है ना वो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक ये बड़ी छोटी या बड़ी हो सकती है। एंड द लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट देखिए, लार्जेस्ट सेल 170 mm इंटू 130 mm, तो 170 mm से इंटू 130 mm की ये हो सकती है इन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा एग माना जाता है, जो सबसे बड़ा होता है ऐसा माना गया है, ठीक है। तो देखिए एक्टिविटी 8.2 आपको दिया गया है, बॉयल अ हैंस एग, एक जो हैन का एग जो होता है जो हमें मार्केट में मिलता है उसे बॉयल कीजिए। रिमूव द शैल, तो जो उसका व्हाइट वाला पोर्शन है ना तोड़ के निकालते हैं ना बेटा हम उसे, तो उसे क्या कहा जाता है शैल, SHELL उसे कहा जाता है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का वो बना हुआ रहता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अ व्हाइट मटीरियल सराउंड द येलो पार्ट, व्हाइट मटीरियल। अब देखिए आप देखेंगे कि बाहर व्हाइट मटेरियल है, उसको और ज़्यादा अगर आप खोल रहे हो तो अंदर से आपको एक येलो मटेरियल और नजर आएगा, ठीक है। तो जो व्हाइट मटेरियल होता है उसे एल्ब्यूमिन कहा जाता है। व्हाइट मटेरियल ऑफ एग इज नोन एज एल्ब्यूमिन विच सॉलिडिफाइड ऑन बॉइलिंग, जो कि पहले जब आपने कच्चा अंडा लिया होगा कि वो हिल रहा होगा, है ना, या कच्चा अंडा आप तोड़ देते हैं तो क्या होता है बेटा, वो उसमें आपको लिक्विड पार्ट निकलता है, लेकिन अगर आप दूसरे कच्चे एग को बॉईल करोगे तो आपको एक वाइट पार्ट और अंदर से येलो पार्ट नजर आएगा। तो ये क्या होता है, बॉईल करने के बाद सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। द येलो पार्ट इज यॉल्क, येलो पार्ट क्या होता है, उसे यॉक कहा जाता है। व्हाइट पार्ट को क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन, एंड येलो पार्ट इज यॉक। ओके, इट इज पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, ये क्या है, सिंगल सेल का एक पार्ट होता है। यू कैन ऑब्जर्व, ये सिंगल सेल ही होता है, यू कैन ऑब्जर्व द सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, तो इस सिंगल सेल को आप बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख सकते हो, है ना। नाउ बूजो कुछ कह रही है, बूजो सॉरी पहेली कुछ कह रही है, आई थिंक पहेली इस चैप्टर में थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है या समझ में नहीं आ रहा है, जबकि बूजो तो 1 by 1 आंसर कर रहा है आज, है ना। तो आर द सेल इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन अ रैट, तो देखो पहेली ने वैसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहेली कह रही है कि क्या जो एलिफेंट के जो सेल होते हैं वो रैट के सेल से बड़े होते हैं क्या, क्योंकि रैट तो बहुत छोटा है, एलिफेंट बहुत बड़ा होता है। तो द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बेटा, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता है कि उसके सेल का साइज क्या होगा, है ना। हो सकता है कोई कोई सेल रैट की सेल में बड़े हो, रैट की बॉडी में बड़े हो और एलिफेंट की बॉडी में छोटे हो। ओके, तो द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है साइज का, सेल के साइज का बॉडी के साइज से। ओके, एनिमल की बॉडी के या प्लांट की बॉडी के साइज से। It is not necessary that the cell in the elephant be much bigger than those in a rat, तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि एलिफेंट का जो सेल्स हैं वो बड़े हों रैट से। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, तो जो साइज होता है ना, सेल का जो साइज होता है वो उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है, जिस हिसाब से वो काम करता है उस हिसाब से उसका साइज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट, तो नर्व सेल्स दोनों में ही प्रेजेंट रहती है, एलिफेंट के पास भी प्रेजेंट रहती है और रैट के पास भी प्रेजेंट रहती है। आर लॉन्ग एंड ब्रांचेस,
और दोनों में ही लंबी और ब्रांचेस स्ट्रक्चर इनका होता है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, दोनों का फंक्शन सेम होता है, दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम है ना। नाउ नेक्स्ट इज, आई होप आपको तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, जिससे कि जो चैप्टर में ही हमें दिया गया था, चैप्टर के नेम में ही हमें बताया गया था। तो कहा जा रहा है यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी ऑर्गन्स। तो हमने पढ़ा है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसके बॉडी में क्या है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है ना, सॉरी बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन और वे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने क्लास 7th में डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था ना बेटा, और आपने देखा था कितने सारे ऑर्गन्स मिलके, कितने सारे पार्ट्स मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। तो ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन। आपने देखा था कि हर एक ऑर्गन का काम अलग अलग था, जैसे कि अगर एक पार्ट डाइजेशन का कर रहा था, दूसरा पार्ट एसिमिलेशन का कर रहा था, तीसरा एब्जॉर्प्शन का कर रहा था, है ना। तो अलग अलग सेल्स, अलग अलग पार्ट्स हमारे एक सिंगल एक डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट अलग अलग सेल क्या कर रहे थे, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा हमने क्लास 7th में पढ़ा था। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन जो प्रेजेंट रहते हैं प्लांट में या एनिमल्स में, वो एक स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए बने हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो रूट किस में हेल्प करते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन में। एंड मिनरल्स लीव्स, वाटर एंड मिनरल्स दोनों रूट, दोनों वाटर और वाटर में मिक्स मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। लीव्स एज यू हैव लर्न इन क्लास 7th, और लीव्स का क्या काम होता है, जैसे आपने क्लास 7th में पढ़ा था, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। ये फूड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। तो हर एक ऑर्गन किससे मिलके बना हुआ रहता है, ऑर्गन से छोटा क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स, टिश्यूज। तो टिश्यूज किससे मिलके बने हुए रहते हैं, सेल। तो सबसे पहले सेल, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बेटा, सेल। सेल से मिलके कौन बनता है, टिश्यूज, और फिर ऑर्गन्स। ठीक है, तो सेल, एक बहुत सारे सेल्स आपस में मिलेंगे तो टिश्यू बना देंगे, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन बना देंगे। ओके, नाउ each organ is further made up of smaller parts called tissues. A tissue is a group of similar cells. टिश्यू क्या होता है, ग्रुप होता है सिमिलर सेल का, परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, नाउ पहेली रियलाइज, अब जाके पहेली को समझ में आया। पहेली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो पहेली को अब समझ आया कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऐसे अलग से नहीं होते हैं, वो भी सेल से ही मिलके बने हुए रहते हैं। और सेल्स किसका ग्रुप, जो ऑर्गन होते हैं वो किसका ग्रुप होता है, टिश्यूज का ग्रुप होता है ना। द सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। और सेल्स क्या होती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट को सेल कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सेल्स के जो सेल हम पढ़ रहे हैं, जिस सेल का हमने फंक्शन पढ़ा, जिस सेल की स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं, साइज को पढ़ रहे हैं, शेप को पढ़ रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो इनके पार्ट्स भी क्या होते हैं, क्या अलग अलग पार्ट इसके होते हैं। तो यस, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, इसमें प्रेजेंट अलग अलग पार्ट होते हैं। जानते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। तो जो बेसिक कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, सेल का, उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसमें साइटोप्लाज्म होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियस है। फिगर 8.7 जो हमने अभी देखा था उसमें भी तो दिखाया था ना हमें, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो सेल मेम्ब्रेन के नजदीक में प्रेजेंट रहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम
वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो मेम्ब्रेन का क्या काम है? मेम्ब्रेन का काम है बहुत सारे सेल्स जो आपस में जुड़े हुए हैं ना, उन सेल्स को आपस में सेपरेट करना, उनको अलग अलग करना, मिक्स नहीं होने देना, जिससे कि एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, और बाहर के चारों तरफ से जो सेल्स हैं उनसे भी क्या करता है? सेपरेट करता है। एक चीज और, बायोलॉजी में हम ये बायोलॉजी पोर्शन हमारा होता है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का ही मीनिंग एक ही होता है, वो होता है नंबर का बढ़ना। जैसे कि मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं? डिवीजन में, डिवीजन मतलब डिवाइड कर देना, कम हो जाता है ना नंबर, और मल्टीप्लिकेशन में नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप बायो में बात करते हो तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक ही चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, नंबर को इंक्रीज के लिए, नंबर के इंक्रीजमेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम के साथ साथ एक दूसरे से भी ये सेपरेट करती है मेम्ब्रेन सेल्स को। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, पोरस मीन्स छिद्र युक्त, छोटे छोटे छेद वाली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। और साथ ही साथ पोरस होती है ना, बिल्कुल छोटे छोटे छेद इनमें होते हैं, तो ये छोटे छोटे छेद इनको क्या करते हैं? मिनरल्स का, वाटर को अंदर भी और बाहर भी डालने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर अंदर कंटेंट ज़्यादा हो गया किसी चीज़ का तो उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, और अगर अंदर कम हो गया तो बाहर से अंदर लेने का काम ये करते हैं। ठीक है, तो नाउ अब हमें दी गई है क्या? एक्टिविटी 8.3। तो देखते हैं एक्टिविटी 8.3 में क्या कहा जा रहा है। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करें, सेल के बेसिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, टेक एन अनियन बल्ब, एक अनियन लीजिए, अनियन बल्ब मीन्स बेटा प्याज। ठीक है, अनियन लीजिए, रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग, जो पील्स होते हैं ना उसके, मतलब कि जो छिकल होते हैं उन्हें निकालिए। यू कैन ईजीली सेपरेट दीज फ्रॉम द फ्लैशी वाइट लेयर ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ अ फॉरसेप और इवन विथ योर हैंड। तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, फॉरसेप का यूज भी कर सकते हैं उनको निकालने के लिए। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द अनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स, तो इसके कट कीजिए, तोड़िए और छोटी छोटी लेयर्स क्या कर दीजिए, इसकी छोटी छोटी पतली पतली लेयर्स में इसको अलग कर दीजिए। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ थिन अनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। तो ये तो स्कूल में ही कर सकते हैं बेटा, घर में से भी नहीं कर सकते हो। तो इस अनियन पील को लेना है और आपने क्या करना है, वाटर की ड्रॉप इसमें डाल के एक ग्लास स्लाइड में, एक ग्लास स्लाइड होती है उसमें आप रख देंगे। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस, तो जो ये थिन लेयर है इसको आप क्या कर सकते हैं और स्मॉलर पीसेस में कट कर सकते हैं ब्लेड या फॉर्सेप की हेल्प से। ये हम स्कूल में करके दिखाएंगे। ठीक है, ये स्कूल में हम साथ में करेंगे। Add a drop of methylene blue solution to the layer and place a cover slip on it। इसमें क्या करना पड़ता है, हमने डाई हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, क्या बोला गया था, कलर करके या डाई करके क्या किया जाता है बेटा, सेल को और अच्छे से देखा जाता है। तो हम इसमें एक मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन होता है, मिथाइलिन ब्लू नाम का एक सॉल्यूशन होता है, उसको हम इस सेल में डाल देते हैं जिससे कि ये कलरफुल रिजल्ट हमें शो करता है जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डालते हैं और कवर स्लिप लगा के बंद कर देते हैं। ठीक है, तो किसमें, साइड में, ग्लास स्लाइड में जिसमें आपने अनियन पील रखा है, तो अनियन पील को कवर स्लिप से बंद कर देते हैं। वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप जब आप रख रहे हो, इंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल अंडर द कवर स्लिप। तो ये ध्यान रखना होगा कि जब इसको बंद करते हैं ना बेटा, तो बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स टाइप के इसमें नज़र आते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि बबल्स इसमें ना आए। ठीक है, तो ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर फिर देखिए और ड्रॉ एंड लेबल, इसे ड्रॉ कीजिए और लेबल कीजिए। यू मे कंपेयर इट विथ फिगर 8.5। तो फिगर 8.5 जो कि आपको ये दिखाया गया है, इससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जो आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे। देखिए, तो ये वाला पार्ट जो आपको नजर आएगा उसे साइटोप्लाज्म बोल देंगे, और राउंडेड पार्ट जो नजर आएगा उसे हम न्यूक्लियस बोल देंगे, और आपको ऐसा ही नजर आएगा। ओके, ऐसे आपको नजर आने वाला है। तो द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। तो जो बाउंड्री आपको नजर आएगी ना, जो बाउंड्री इस तरीके से नजर आएगी माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे, तो वो उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, जो कि एक और उसके बाहर से एक और वॉल होगी, एक और थिक कवरिंग होगी जिसे कि हम सेल वॉल कह देते हैं।
द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। एक डेंस राउंडेड बॉडी भी आपको नजर आएगी जिसे कि हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस। ओके, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन, आपको इसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस भी नजर आएगा, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो कहाँ कहाँ नजर आता है बेटा, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपको एक जेली जैसा सब्सटेंस नजर आता है, एक लिक्विड सेमी सॉलिड सब्सटेंस आपको नजर आएगा। जेली तो सभी ने देखी है ना, तो उसे क्या कह देते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ बूजो कह रहा है आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल। तो वो कह रहा है कि बूजो कह रहा है कि प्लांट सेल को क्यों सेल वॉल की जरूरत है, क्या ऐसा उनको चाहिए कि जिससे उनकी सेल वॉल बने, या सेल वॉल उनकी बॉडी में क्यों होती है। यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को शेप देती है। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cell of plant called cell wall. इसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड एक और थिक लेयर होती है, एक और सेल की लेयर होती है प्लांट्स में, जिसे कि हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ओके, दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। तो जो एडिशनल लेयर होती है ना बाहर की, जो सेल वॉल जो होती है वो किस चीज़ के लिए होती है, ये अलग अलग जो प्रोटेक्शन के लिए ये होती है। ठीक है, प्लांट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अब प्लांट को किससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्यों प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है प्लांट को खुद को, प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर एंड हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो प्लांट को किससे बचने की जरूरत होती है बेटा, वेरिएशंस मीन्स चेंजेस। तो प्लांट्स को जरूरत है खुद को प्रोटेक्ट करने की, नीड मीन्स जरूरत, प्रोटेक्शन मीन्स बचाने की, अगेंस्ट मीन्स किसके अगेंस्ट हम कहते हैं ना। तो प्लांट्स को किससे बचने की जरूरत है, वो उसको ज़रूरत है बदलते टेम्परेचर। जैसे अभी देखिए मौसम क्या हो जाता है हमारा, सुबह धूप या सुबह बारिश तो दिन में धूप, तो ये वेरिएशन तो है ना, चेंज तो है ना। अगर कल बारिश थी तो आज धूप, तो ये भी एक वेरिएशन है। तो टेम्परेचर भी तो कम ज़्यादा होता है ना इस टाइम पे। तो इस बदलते हुए टेम्परेचर की वजह से, इन बदलते हुए टेम्परेचर का, हाई विंड की बहुत तेज़ स्पीड आती है, उसके बेसिस पे मॉइस्चर कितनी उमस टाइप हो जाती है। तो इन सभी से बचने की ज़रूरत होती है किसको, प्लांट सेल को, प्लांट को। इसीलिए बाहर से उसकी सेल वॉल बनी हुई होती है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। तो ये इसी में रह जाते हैं, इसी जगह में ये रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनको ज़रूरत होती है किस चीज़ की, बचने की, मतलब कि इन चेंजेस से बचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। ओके, तो वेरिएशंस के लिए, मतलब कि क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ये मूव नहीं कर पाते हैं, तो इन जहाँ पे जैसा हो रहा है वैसे ही रहना पड़ता है इनको, तो इसलिए इनको इन सेल वॉल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ फील्ड। सेल्स हम अलग अलग लीफ फील्ड्स में देख सकते हैं, जैसे कि रियो, इसे एलोडिया लीफ कहा जाता है, ट्रेडिस्केंटिया में देखा जा सकता है। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ अनियन। तो हमारे लिए ईजी क्या होगा, सबसे ईजी या आप जो कर सकते हो वो अनियन पील है। ठीक है, हमें अनियन इजीली मिल जाएगा ना, अनियन इजीली मिल जाएगा तो उसकी पील में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, पहेली आस्क बूजो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। तो पहेली पूछती है बूजो से कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं, एनिमल सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए दी गई एक्टिविटी 8.4। ठीक है, एक्टिविटी 8.4 में क्या कहा गया, टेक अ क्लीन टूथपिक। एक टूथपिक जो होता है ना, दांत में डालने वाली जो स्टिक होती है, एक साफ टूथपिक को लीजिए, और अ मैच स्टिक विद द टिप ब्रोकन। एक ऐसी माचिस की तीली लीजिए जिसका कि ऊपर वाला पार्ट आपने तोड़ दिया हो। ठीक है, स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चीक्स विदाउट हर्टिंग इट। तो अपने जो चीक सेल होती है ना, यानी कि जो आपकी गाल है ना, गाल के मुंह के अंदर जो गाल वाला पोर्शन है, उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा स्क्रैप कीजिए, बिना हर्ट किए हुए खींचिए इसे थोड़ा सा। प्लेस इट, अब आपको निकल जाएगी। ठीक है, प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। तो जो आपकी चीक का जो कभी कभी होता है ना, हमारे मुंह के अंदर से खाल निकल जाती है, हमें पेन भी नहीं होता है, हमें पता भी नहीं चलता है,
तो वैसे ही आपने कुछ इस तरीके से निकालनी है बिना हर्ट किए हुए, ठीक है, खुद को हर्ट किए हुए। तो इसको थोड़ा सा 1 ड्रॉप पानी डालिए ग्लास स्लाइड में और उसमें रख दीजिए, ग्लास स्लाइड में रख दीजिए 1 ड्रॉप पानी के साथ। ऐड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। उसमें क्या कर दीजिए, आयोडीन की ड्रॉप डाल दीजिए। ये हम स्कूल में ही कर सकते हैं बेटा, क्योंकि आई नो आपके पास आयोडीन नहीं है, तो आयोडीन डाल दीजिए और कवर स्लिप इसके ऊपर रख दीजिए। अल्टरनेटिवली ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। तो ऐसे ही क्या करना है, 1 से 2 ड्रॉप आपने क्या करना है, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन को इसमें डाल देना है। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर इसे ऑब्जर्व कीजिए। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप्ड मटीरियल। आप क्या करेंगे, कुछ सेल्स को, इस स्क्रैप्ड मटीरियल जो आपने अपने मुंह से निकाला था, अपनी चीक सेल से जो आपने निकाला था, उसमें आप कुछ मटीरियल्स को, उसमें आप सेल्स, कुछ सेल्स आप उसमें देखेंगे, जैसे कि फिगर 8.6 आपको ऐसा मटीरियल, ऐसा सेल आपको नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि उसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा, ये बाहर की एक जो ब्लैकिश आपको इसमें ब्लैक कलर से दिखाया गया है, तो ये आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आएगी और न्यूक्लियस आपको नजर आएगा और न्यूक्लियस के बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आएगी, साइटोप्लाज्म नजर आएगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको उसमें नजर आएगा, ठीक है। तो जब भी आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो तब आपको इसमें नजर आएगा, ठीक है। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप मटीरियल, यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन। आप इसमें सेल मेम्ब्रेन को बता सकते हो, साइटोप्लाज्म को बता सकते हो, न्यूक्लियस को बता सकते हो। अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल यानी कि जैसे हम लोग हैं, तो हमारी बॉडी में हमें कोई भी सेल वॉल नहीं दिखाई देती है। सेल वॉल नहीं होती है, क्यों नहीं होती है बेटा, क्योंकि हम तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना। अगर कहीं जैसे बाहर बैठे हैं, बाहर गर्मी ज़्यादा हो गई तो हम अंदर आ जाएंगे, फैन चला लेंगे, लेकिन प्लांट्स तो ऐसा नहीं कर सकते। तो प्लांट्स इन चीज़ों से बचने के लिए प्लांट्स काय का यूज़ करते हैं, सेल वॉल का, जबकि हमारी बॉडी में इन चीज़ों के लिए सेल वॉल नहीं होती है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो कि हमें इसमें दिखा रखा है, देखिए ये छोटे छोटे पॉइंटेड पार्ट जो दिखाए गए ना, ये जेली लाइक अपीयरेंस होता है, इसे हम क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, वेरियस अदर कंपोनेंट्स और अब देखिए सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी देखा, वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स। इसके अलावा भी इतना ही नहीं होता है एक सेल में प्रेजेंट, इसके अलावा भी एक सेल में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट रहती है, जैसे कि कंपोनेंट्स या ऑर्गेनेल्स उन्हें कहा जाता है, सेल्स के, आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं सेल्स के। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। इन ऑर्गेनेल्स को क्या क्या कहा जाता है बेटा, इन ऑर्गेनेल्स का नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आपने माइटोकॉन्ड्रिया नेम सुना है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल्स, जिसमें कि सारी की सारी एनर्जी स्टोर रहती है, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। यू विल लर्न अबाउट दैम इन लेटर क्लासेस। 9th क्लास में आप इसको पूरे डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, आज हमने देखा कि सेल के बारे में आज हमने जाना, हमने नया चैप्टर हमारा स्टार्ट किया सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। सेल कोशिका, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जाना। हमने जाना कि रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी। कहाँ से, जो ट्री का जो बार्क होता है उससे, मतलब कि उसमें स्लाइस निकाली और उसे माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने देखा कि कुछ कंपार्टमेंट टाइप के दिखाई दे रहे हैं, कुछ सेल्स टाइप के दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इनको सेल नेम दे दिया। सेल नेम क्यों दिया, क्योंकि सेल का ग्रीक मीनिंग होता है रूम, इसी वजह से वो रूम की तरह दिखाई दे रहे थे, या हनी कॉम की तरह दिखाई दे रहे थे, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं उसमें, ऐसा लग रहा था, इसलिए उन्होंने उसको सेल नेम दे दिया, ठीक है। छोटे छोटे बॉक्स उनको दिखे। उसके बाद बहुत सालों तक सेल में स्टडी चलते रही और आज जाके हम जब इस मॉडर्न युग में पहुंच गए हैं, तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता है सेल से रिलेटेड। हम जानते हैं कि सेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं और उनका जो फंक्शन है वो अलग होता है। अलग टाइप की सेल है तो इसका मतलब अलग इसलिए है क्योंकि उसका फंक्शन अलग है, ठीक है। वो अलग चीज़, वो कुछ और अलग काम करेगा, इसलिए उसको अलग बनाया गया। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। हमने देखा कि कोई राउंड शेप का है, कोई स्फेरिकल
सर्कल शेप का है, कोई स्पाइंडल शेप का है ना, तो अलग अलग टाइप के ये नज़र आते हैं। तो दूसरा, उसके बाद हमने पढ़ा कि सेल जो होती है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लाइफ की। हमने पढ़ा कि जैसे मकान बनाते हुए, बिल्डिंग बनाते टाइम जैसे एक ईंट काम करती है, एक बेस का काम करती है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी जब बनती है तो उस टाइम पे वो सेल्स आपस में मिलके एक बेस बनाती है और हमारी बॉडी को शेप देती है, हमारी बॉडी को साइज देती है। ओके, तो ऐसे फिर हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म अलग अलग वेराइटी को शो करती है, जिसमें कि सेल का नंबर होता है, सेल का शेप अलग होता है, साइज अलग होता है। हमने सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े। हमने कहा कि जिनकी बॉडी में, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में 2 या 2 से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है उन्हें हम मल्टी सेल्यूलर कह देते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है उसे सिंगल सेल बोल देते हैं। मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल तो हम खुद हैं, ह्यूमन बीइंग, और यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल कौन है? अमीबा और पैरामीशियम, और भी बहुत सारे, ठीक है, जिनकी बॉडी, यूनी मीन्स होता है 1, सेलुलर मीन्स सेल, ऐसे मल्टी सेलुलर में मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल्स। ओके, और ऐसे हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन बॉडी है ट्रिलियंस अमाउंट में सेल प्रेजेंट रहते हैं, है ना। नंबर ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो एक सेल वाली बॉडी भी होती है और हजारों करोड़ों सेल वाली बॉडी भी होती है। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? शेप ऑफ सेल, सेल के शेप के बारे में हमने जाना कि अलग अलग, देखिए यहाँ पे रेड ब्लड सेल का सेल शेप देखिए, मसल सेल का शेप देखिए, नर्व सेल का सेल शेप देखिए। हमने देखा कि इन तीनों का ही फंक्शन अलग अलग है, इसका काम कुछ और है, इसका काम कुछ और है, इसका काम कुछ और है। ये मैसेज को कैरी करता है, ये मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये रेड ब्लड सेल है जो हमारे ब्लड को रेड करता है, हमारे ब्लड का रेड कलर होता है, इसी की वजह से होता है, हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जो हम सांस लेते हैं ना, सांस कैसे जाती है हमारी बॉडी के अंदर? इन्हीं सेल्स की हेल्प से तो जाती है, इन्हीं के हेल्प से तो जाती है ना। फिर बात आती है साइज ऑफ सेल। हमने पढ़ा कि सेल इतना छोटा होता है कि हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, और अगर बड़ा होगा तो नॉर्मल आई से, मतलब कि सेल दोनों ही टाइप का हम देख सकते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। बड़ा सेल जैसे कि मुर्गी का एग हो गया, हम हैन का एग जो है उसको हम इजीली बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, जबकि एक वायरस है या बहुत छोटे सेल, जैसे कि कुछ सेल्स बहुत छोटे होते हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही पड़ती है, उनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो और सबसे बड़ा जो सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच के एग को दुनिया का सबसे बड़ा एग माना जाता है, जो कि 170 mm इंटू 130 mm के आसपास होता है, और जो सबसे छोटा सेल होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, जो कि बैक्टीरिया में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ा। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में हमने पढ़ा कि अलग अलग, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन आपस में मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। कोई डाइजेशन कर रहा होता है, कोई एसिमिलेशन करता है, कोई एब्जॉर्प्शन करता है। फिर पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ा। पार्ट्स ऑफ सेल में हमने सेल मेम्ब्रेन की बात करी, और फिर हमने बात करी किसकी? हमने कहा कि प्लांट के पास सेल वॉल होती है, एनिमल्स के पास नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, तो उनके आसपास जो आने वाला वेरिएशन, यानी कि किस में वेरिएशन? वेरिएशन मीन्स चेंजेस, टेम्परेचर में चेंज आना, ह्यूमिडिटी में चेंज आना, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर में चेंज आना, तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सेल वॉल की इन्हें ज़रूरत पड़ती है, सेल वॉल इन्हें इन चीज़ों से बचाता है। जबकि एनिमल्स तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ना, तो इसलिए हमारी बॉडी में इनकी ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा। साइटोप्लाज्म हमने कहा कि किस किस के बीच में होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हम अपनी आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा रह जाता है बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, तो हम ये भी और नेक्स्ट चैप्टर भी शायद नेक्स्ट लेक्चर में साथ करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़िए, रिवाइज कीजिए। हैव ए नाइस डे।